जय हिंद प्यारे साथियों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न अंकित भाटी सर की बुक से लिए गए हैं और यूपी ट्रिपल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपके लिए आने वाले पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी ये वीडियो, तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों में इनमें से कौन सा कथन सही होगा। सबसे पहले पढ़ते हैं, सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक उपज पूंजी का निर्माण करना, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो ये सभी कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्लोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इस समिति के अध्यक्ष थे वी केलकर। ट्रिपल पी समिति के अध्यक्ष थे वी केलकर। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है, याद रखेंगे आप लोग। अगला, निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की। तो तिलहनों के उत्पादन में पीली क्रांति के द्वारा वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुए। बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तो हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य लाभान्वित हुए। इनमें से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लाभ इनको प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। कौन सा सही है हरित क्रांति। तो उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, ये भी सही है। सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ये गलत है। ग्रामीण सड़कें और विपणन, ये भी गलत है। तो हरित क्रांति से संबंधित है उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज और सिंचाई। केवल 1 और 2 कूट सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया गया था। तो रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया गया था जोसेफ स्टालिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है, याद रखेंगे आप लोग। अगला, वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है। ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा चुका है तो इस बार दे दिया गया है। तो वर्तमान में भारत की कौन सी पंचवर्षीय, भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद नीति आयोग काम करने लगा था इसका। अगला, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तेज और सम्मिलित विकास, तेज, शीघ्र और विश्वसनीय सम्मिलित विकास, तेज, विश्वसनीय और अधिक सम्मिलित विकास, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। तो भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कई बार एग्जाम में इसका काल भी पूछ लेता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो 1974 से लेकर 1978 तक इसका कार्यकाल था। यह पंचवर्षीय योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 साल की थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे अर्थव्यवस्था होगा तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होना, यानी कि सार्वजनिक, सरकार और निजी क्षेत्र की कंपनियां आपस में मिलकर काम करेंगी। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था। या इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आपका आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, याद रखेंगे आप लोग। अगला, आयात निर्यात एग्जिम बैंक कब स्थापित हुआ। तो आयात निर्यात या एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक की स्थापना तो ये 1982 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, आरबीआई की स्थापना जो कि 1935 में हुई थी, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। ध्यान रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला, वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? तो ये बंधन बैंक है जो कि प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी थी, और यह भारत में 2015 से एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है, बंधन बैंक। अगला, ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां कोई एक भी ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक नहीं है? तो सिक्किम में एक भी ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, वाणिज्य बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण जो कि कब हुआ था? तो ये आपका जवाब हो जाएगा 1980 में दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिसके तहत 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। अगला, जुलाई 2018 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो ये जुलाई 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित आर पटेल थे। इसके बाद किसको बनाया गया था? तो इसके बाद शक्तिकांत दास को बनाया गया था, जो कि अभी भी आरबीआई के गवर्नर हैं, याद रखेंगे आप लोग। अगला, संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया है। तो संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कितने बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया है? तो ये 6 बैंकों को विलय किया गया है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला, किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? तो ये आरबीआई अधिनियम की धारा के अंतर्गत है, जो कि भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला, आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित था? जब आरबीआई की स्थापना हुई 1935 में, तब इसका कार्यालय कोलकाता में स्थित था। अब इसका कार्यालय मुंबई में स्थित है, ध्यान रखेंगे। जब इसकी स्थापना हुई तब कोलकाता में था इसका कार्यालय, लेकिन वर्तमान में इसका कार्यालय मुंबई में स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला, भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत आते हैं। शिकायतकर्ता पर अवार्ड को पूरी तरह स्वीकार करना बाध्यकारी है। बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतें दर्ज करने और हल करने के लिए मामूली शुल्क लेता है। तो बैंकिंग लोकपाल जो होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक जो कि भारत में एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे, या भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो आपका जवाब हो जाएगा भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। और हरित क्रांति को भारत में कब लाया गया था? तो 1967 में हरित क्रांति को भारत में लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बताइए आप लोग क्या सुमेलित नहीं है इनमें से? एक तरफ क्रांति दी हुई है, एक तरफ उनका संबंध जिससे वो दिया हुआ है। तो सुनहरी क्रांति का संबंध उद्यान से है, ये बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, ये भी सही है। नीली क्रांति का संबंध कुक्कुट पालन से ही, ये बिल्कुल गलत है। नीली क्रांति का संबंध मछली पालन से है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और हरित क्रांति का संबंध कृषि से है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। अगला, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया, तो किसके उत्पादन में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव हुआ? गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, तिलहन के उत्पादन में? तो सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं के उत्पादन में हुआ हरित क्रांति का। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। दूसरे नंबर पे चावल के उत्पादन में हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला, ऑपरेशन फ्लड सेकंड का निम्न में से किससे संबंध है?
बाढ़ की रोकथाम के लिए, मत्स्य उत्पादन के लिए, दुग्ध आपूर्ति के लिए या फिर स्वच्छ जलपूर्ति के लिए। तो ऑपरेशन फ्लड जो कि दुग्ध आपूर्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेश की। तो भारत में सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है, याद रखेंगे आप लोग। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और भारत में सार्वजनिक बैंक कितने हैं आप लोग बताएंगे। तो आरबीआई एसबीआई को मिलाकर 12 बैंक हैं, टोटल सार्वजनिक बैंक हैं, याद रखेंगे आप लोग ये पॉइंट। अगला, द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया, या द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नया नाम क्या है। तो आपका जवाब हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, जो कि द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बैंक के नाम से जानी जाती थी, लेकिन 1955 में इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला, भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है। तो भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों के लिए सबसे ज़्यादा उधार वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है, याद रखेंगे आप लोग। कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को यूएसएस तक बढ़ाना है। तो कितने बिलियन से अधिक बढ़ाना है। तो ये 60 बिलियन से अधिक बढ़ाना है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था। तो विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड राज्य था। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है। भंडारण सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, अनुकूल मंडी, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी। तो इनमें से अनुकूल मंडी भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है। तो ये भारत के कृषि निगम जो कि शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी प्रति वर्ष कौन घोषित करता है। तो खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा निर्धारित की जाती है, जो एमएसपी होती है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी। तो 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है स्थानीय सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के द्वारा। तो भारत में कृषि आयकर या कृषि पे जो टैक्स है वो राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना एएमआई कब से प्रारंभ हुई है। तो एएमआई आधारभूत संरचना जो कि कृषि विपणन की है ये अप्रैल 2014 से प्रारंभ हुई है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। राष्ट्रीय कृषि बाजार एनएएम क्या है। तो एनएएम कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। कृषि नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम का क्या नाम है। तो एग्री उड़न इस कार्यक्रम का नाम है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो ये पूरा है जो कि शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए पूरा मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत किस मंत्रालय के अधीन है। तो कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन आवास और शहरी मामले इसके मंत्रालय के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे अच्छी व्याख्या क्या है या सबसे सही व्याख्या क्या है।
मजदूरों को अपने किए गए कार्य की मजदूरी नहीं मिलती है। श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं। मजदूर अत्यंत शिथिल तरीके से कमा रहे हैं। श्रमिक काम करना नहीं चाहते हैं। तो रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या है श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, महिला प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना PMMSY के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र MSK को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है? तो ये अनुमोदन किया गया है 2017-18 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन है। अगला, प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि वाले अल्प और सीमांत किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये, 4 हेक्टेयर तक के अल्प भूधारकों और मध्यम किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये, 8 हेक्टेयर तक अल्प भूधारकों को और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये, या फिर सभी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। सभी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में 1 जुलाई को पेश किया गया था। तो वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, वस्तु एवं सेवा कर GST को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? तो इसको 3 घटकों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? तो उच्चतम प्रतिशत स्लैब है GST का जो कि 28% है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम GST की पुष्टि की गई या GST भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई? तो ये असम राज्य में लागू की गई और सबसे बाद में जम्मू एंड कश्मीर राज्य में लागू की गई। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला, केंद्रीय वित्त मंत्री ने किसे 19 फरवरी 2016 के GST पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है अमित मित्रा को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। तो औद्योगिकरण के अलावा LPG रिफॉर्म जो कि है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी कि निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण ये किया था। बाकी औद्योगिकरण इससे संबंधित नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला, भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष GV रामकृष्ण थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है अर्थव्यवस्था के अधिक नियमन की ओर, वैश्वीकरण की ओर, लोक क्षेत्र को बढ़ाने की ओर या उपरोक्त सभी की ओर? तो भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति जो कि वैश्वीकरण की ओर अधिक उन्मुख है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला, BIFR संबंधित है रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से या फिर स्टॉक एक्सचेंज की क्रियाओं के नियंत्रण से, खाद्य नियंत्रण से, विदेशी व्यापार नियंत्रण से? तो BIFR जो कि रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? तो नई आर्थिक नीति भारत में 1991 में अपनाई गई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में हुई। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस नए मंच को क्या नाम दिया गया है? तो इस नए मंच को नाम दिया गया है ई-रकम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अधिक अन्न उपजाओ अभियान किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो अधिक अन्न उपजाओ अभियान जो कि 1948 में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। सरकार द्वारा ई-रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? अभी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ई-रकम
को डेवलप करने का क्या उद्देश्य है सरकार का? तो इसका उद्देश्य कृषि उत्पाद बेचने के लिए इस एप्लीकेशन को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला, भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबंध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ? तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबंध क्षेत्र द्वारा कुल 15.87% भाग का योगदान प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।